दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज साहित्य क्लास तीसरी चल रही है, उसमें काव्य हेतु। आप कहोगे सर साहित्य की जो हिंदी साहित्य का इतिहास करा रहे थे आपने बीच में किया, तो कुछ विद्यार्थियों की मांग आ रही थी कि सर काव्य हेतु वाला टॉपिक थोड़ा पहले करा दीजिए। तो आज का ये टॉपिक है काव्य हेतु, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये बिल्कुल शानदार ढंग से मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक कमेंट करना न भूले। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक काव्य हेतु। ठीक है, तो काव्य हेतु वाला टॉपिक अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आज का टॉपिक है काव्य हेतु। बिल्कुल आसान होने वाला है काव्य हेतु और आसानी से आपको समझने आने वाला है। ठीक है, तो काव्य हेतु देखो, अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए इसका, तो हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये ध्यान रखना। हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। क्या हो जाएगा? कारण। यानी काव्य के लिखने की क्या कारण है, अर्थात काव्य की उत्पत्ति का कारण ही काव्य हेतु होता है। तो हेतु किसे कहा जाएगा? काव्य हेतु। यानी काव्य की उत्पत्ति का जो कारण है वो काव्य हेतु कहलाता है, क्योंकि हेतु का मतलब होता है कारण। ठीक है, और काव्य की उत्पत्ति का जो कारण है वो काव्य हेतु कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक जो इंपोर्टेंट परिभाषा आती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं और उसे आप अवश्य याद कर ले। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, अगर काव्य हेतु आपसे परिभाषा पूछ ले तो काव्य की उत्पत्ति का कारण ही काव्य हेतु कहलाता है। ठीक है, अब यहां से एक परिभाषा इस काव्य हेतु की पूछ ली जाती है कई बार, वो है बाबू गुलाब राय की। ये आप जरूर याद रखें। देखो कौन सी है? बाबू गुलाब राय की। बाबू गुलाब राय की एक परिभाषा काव्य हेतु की बहुत ही शानदार दी गई है और वो कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, अब वो क्या है? उन्होंने कहा है हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है। हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। तो थोड़ा सा लिख दीजिए, थोड़ा सा इसमें लिख दीजिए, हेतु का अभिप्राय। हेतु का अभिप्राय, ये परिभाषा दे रहा हूं मैं कि हेतु का अभिप्राय, ये कई बार परीक्षा में सीधी सीधी पूछ ली जाती है, उन साधनों से है। हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है। हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है। आगे क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं, यह परिभाषा कई बार पूछ ली जाते हैं। तो आप ध्यान रखना है, यह परिभाषा किसकी है? यानी इन्होंने काव्य हेतु की परिभाषा बताते हुए क्या कहा है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं, उन्हें काव्य हेतु कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट एक प्रश्न यहां से और बनता है, वो क्या? जो जो प्रश्न बनेंगे काव्य हेतु से, बिल्कुल इस वीडियो में मैं शानदार ढंग से आपको कराने वाला हूं। काव्य हेतु का यदि आपने ये वीडियो मेरा पूरा देख लिया तो मेरा विश्वास है, ठीक है, और आप करें बिल्कुल 100%, आपको काव्य हेतु दोबारा पुस्तकों में देखने का काम नहीं। ठीक है, अब काव्य हेतु का एक और प्रश्न बनता है, वो कहां से बनता है कि सबसे पहले काव्य हेतु का विवेचन किसमें हो रखा है या किसमें किया गया? तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले काव्य हेतु का सर्वप्रथम, ये याद रखें, यहां से प्रश्न बन सकता है। सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन, सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन कह लो या काव्य हेतु का वर्णन किसमें हुआ है? तो आप ध्यान रखना, अग्नि पुराण में। किसमें हुआ है ये याद रखें। आप इसको अलग पेन से लिख देते हैं। सर्वप्रथम काव्य हेतु का किसमें हुआ है? तो आप ध्यान रखें, अग्नि पुराण में। यहां से भी प्रश्न कई बार बन जाता है। यानी सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किसमें हुआ है? तो अग्नि पुराण में हुआ है। और अग्नि पुराण में क्या कहा गया है, थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। अग्नि पुराण में कहा गया है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा।
कवितम दुर्लभम तत्र शक्ति स्त्रेश सुदुर्लभा। यानी क्या कह रहा है अग्निपुराण? अग्निपुराण काव्य हेतु का विवेचन करते हुए कह रहा है कि इस संसार में नर तत्व यानी इस संसार में आना बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, बहुत दुर्लभ है इस संसार में आना। और विद्या तत्र सर्व दुर्लभा, और विद्या या ज्ञान प्राप्त करना तो उससे भी दुर्लभ यानी कठिन है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, और कवित्व यानी काव्य की रचना करना तो वो तो और ही ज्यादा दुर्लभ है। शक्ति स्त्रे सदुर्लभ, और इस काव्य रचना की जो शक्ति प्रतिभा प्राप्त करना तो और भी दुर्लभ है। ये सर्वप्रथम अग्नि पुराण में काव्य हेतु का विवेचन करते हुए बताया गया है। और इन्होंने काव्य हेतु कितने माने हैं ये प्रश्न कई बार बनता है। तो अग्नि पुराण के अंतर्गत 3 काव्य हेतु माने गए। अग्नि पुराण के अंतर्गत कितने काव्य हेतु माने? तो 3, प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। आप याद रखें इसको, क्या क्या है। अग्नि पुराण के अंतर्गत काव्य हेतु का सर्वप्रथम विवेचन करते हुए 3 काव्य हेतु माने गए, प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार। तो सबसे पहले प्रतिभा, क्या माना इन्होंने? प्रतिभा। दूसरा काव्य हेतु क्या माना है अग्नि पुराण में? अग्नि पुराण के अंतर्गत दूसरा काव्य हेतु माना गया है, दूसरा, पहला प्रतिभा हो गया, दूसरा है वेद ज्ञान। दूसरा क्या माना है? वेद ज्ञान माना है। और तीसरा माना है लोक व्यवहार। ये आप जरूर याद रखें, ये अग्नि पुराण में माना है और सर्वप्रथम विवेचन किया गया है काव्य हेतु का। तो किस में किया गया है सर्वप्रथम विवेचन? तो आप ध्यान रखें, सर्वप्रथम अग्नि पुराण के अंतर्गत काव्य हेतु का विवेचन किया गया है। ये तो हो गया मोटा मोटा। अब अपन मुख्य रूप से कितने काव्य हेतु है तो वो आप जरूर ध्यान रखें। यहां से जरूर प्रश्न पड़ेगा कि काव्य हेतु कितने माने गए? तो काव्य हेतु 3 है। कौन कौन से है वो भी ध्यान रखें। अग्नि पुराण में एक काव्य हेतु अलग माना है, बाकी 2 काव्य हेतु जो मुख्य काव्य हेतु है उनके हिसाब से ही है। तो देखो काव्य हेतु मूल रूप से क्या है? ठीक है, तो मूल रूप से काव्य हेतु 3 है। एक तो है प्रतिभा, जिसका अभी अपन विवेचन करने वाले हैं, ये याद रखें आप। दूसरा है व्युत्पत्ति। क्या है? व्युत्पत्ति, जो अपने थंबनेल के ऊपर लगा हुआ है, दूसरा व्युत्पत्ति है। और तीसरा क्या है? अभ्यास। मुख्य रूप से ये 3 काव्य हेतु है। ठीक है, अब इन काव्य हेतु के बारे में कुछ विद्वानों की जो परिभाषा है, पाश्चात्य विद्वानों की, अपने भारतीय मनुष्यों की, वहां से प्रश्न जरूर बनता है। जहां जहां से प्रश्न बनेगा काव्य हेतु का, बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूं, यहां से एक प्रश्न बन सकता है। तो अब अपन देखते हैं काव्य हेतु वाला जो पाश्चात्य अपने मनीषी है या भारतीय विद्वान है, उन्होंने जो काव्य हेतु की क्या क्या परिभाषा दी, उनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखो, चलते आगे। तो देखिए, सबसे पहले काव्य हेतु की परिभाषा देने वाले कौन है? तो आप ध्यान रखें हमेशा, सबसे पहले काव्य हेतु की परिभाषा देने वाले आचार्य भामा है। आचार्य भामा है। इन्होंने क्या कहा है थोड़ा सा देख ले। इन्होंने क्या कहा है काव्य हेतु की परिभाषा बताते हुए, काव्य हेतु किसे कहते हैं? आचार्य भामा कह रहे हैं, गुरु देशादे देव शास्त्र जड़ दी मोद पयुलम काव्य तू जायते जातु कश्य चित्त प्रतिभावत। सर ये क्या बोल दिया? बिल्कुल आपको बस ये ध्यान रखना है, गुरु देशादे देत्यम, ये याद रखना है कि ये परिभाषा किसने दी है काव्य हेतु की। तो आप ध्यान रखना भामा ने दी है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं गुरु के उपदेश से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, उपदेश दे रहा हूं, गुरु के उपदेश से तो जड़ व्यक्ति यानी जड़ बुद्धि व्यक्ति भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो जाता है। जड़ दी मोद पल्युलम, यानी गुरु के उपदेश से तो जो जड़ बुद्धि यानी मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, यानी शास्त्र अध्ययन कर सकता है। लेकिन काव्य तो जायते जातु, लेकिन काव्य तो प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है।
जायते जातु, यानी काव्य तो प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है, तो केवल प्रतिभा को। तो आचार्य भामह ने काव्य हेतु किसे माना है? अब यहां से प्रश्न जरूर बनेगा, आपसे पूछेगा। एक तो ये परिभाषा दे सकता है, गुरु देसा दे तू शास्त्र जड़ दी मोर काव्य तू जायते जातु कश्चित प्रतिभावत, यानी गुरु के उपदेश से तो जड़ बुद्धि व्यक्ति भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, लेकिन काव्य किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। तो इन्होंने केवल प्रतिभावत, ये ध्यान रखना आप, आचार्य भामह ने एकमात्र, मुख्य रूप से 3 काव्य हेतु है, लेकिन काव्य हेतु कितने हैं ये आप ध्यान रखें, 3 है। कौन कौन से हैं यह लिखते हैं। सबसे पहला होता है प्रतिभा, अभी इनके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा है? व्युत्पत्ति, इनको अच्छी तरह से समझेंगे अपन। और तीसरा कौन सा है? अभ्यास। ये आप जरूर याद रखें, मुख्य रूप से ये 3 काव्य हेतु है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। लेकिन आचार्य भामह ने, यहां से प्रश्न बनेगा, या तो आपको ये परिभाषा देगा, ये परिभाषा काव्य हेतु की किसने दी, तो आपका आंसर होना चाहिए भामह। या दूसरा प्रश्न बनेगा, केवल प्रतिभा को काव्य हेतु किसने माना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए भामह। तो भामह काव्य हेतु किसे मानते हैं? केवल प्रतिभा, ये याद रखें, केवल प्रतिभा को भामह काव्य हेतु स्वीकार करते हैं, इन दो को स्वीकार नहीं किया। भामह कह रहे हैं गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि व्यक्ति भी शास्त्र अध्ययन करने में समृद्ध हो सकता है, लेकिन किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा ही काव्य का लेखन किया जा सकता है, काव्य का रचना की जा सकती है, ठीक है। ये होगी आचार्य भामह की। यहां से क्या प्रश्न बढ़ेगा, या तो गुरु देसाई वाला परिभाषा देगा सीधी, या पूछेगा आपसे भामह ने काव्य हेतु कितने माने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए मात्र 1। किसे माना है? प्रतिभा, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, कुछ मुख्य परिभाषा है जो परीक्षा में आती है और 100% आएगी, आप लिख के ले लेना। अगर मेरे इस काव्य हेतु में से एक भी आपकी परीक्षा में बाहर सवाल चला जाए, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि सर आप कह रहे थे ना इसमें ही आएगा, बिल्कुल 100%, ठीक है। काव्य हेतु का आपको इसके अंदर मिल जाएगा। देखो अब दूसरा देखो, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु के बारे में बताते हुए जो परिभाषा दी, कई बार सीधी दंडी की परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो दंडी, या एक चीज और आप नोट करते हो चलो, इनके जो अपने पाश्चात्य विद्वान है या आचार्य है, इनकी जो रचनाएं हैं उनको भी याद करते हुए करो। भामह की जो रचना थी वो थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। भामह की रचना कौन सी थी? काव्य अलंकार, ये याद रखिए आप। भामह की रचना कौन सी है? काव्य अलंकार, ये साथ में याद करते हुए चले। भामह की रचना है काव्य अलंकार, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत इन्होंने काव्य हेतु पर चर्चा की है और काव्य हेतु के बारे में बताइए। रचनाएं भी आप याद करते हुए चलो। आगे देखो, आचार्य दंडी की रचना कौन सी है? तो दंडी से दर्श, काव्य दर्श, तो इसकी रचना जरूर याद रखो आप, काव्य दर्श। दंडी की रचना है जो काव्य शास्त्र की, या इन्होंने जो रचना लिखी है उसका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है काव्य दर्श, दंडी से दर्श, ये याद जरूर रखें। कई बार यहां से प्रश्न बन सकता है, जहां से प्रश्न बनेगा मैं बिल्कुल आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अब देखो, इन्होंने काव्य हेतु, मैं बार बार कह रहा हूं, काव्य हेतु कितने माने गए? 3। कौन कौन से हैं? प्रतिभा, ये भी याद करते हुए चले, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और तीसरा क्या है? अभ्यास। यहां से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सर बार बार क्या, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है, मेरे चैनल पे आए हो तो जो टॉपिक देख रहे हो वो अच्छी तरह से आपको कंसेप्ट तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, काव्य हेतु की परिभाषा बताते हुए आचार्य दंडी क्या कह रहे हैं? नैसर्गिकी च प्रतिभा च्युत च बहु निर्मलम। अभी इसका भावार्थ बताऊंगा। नैसर्गिक, आप तो याद रखना, नैसर्गिक वाली किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है दंडी की। यहां से सीधा ये देगा, हमेशा ध्यान रखना, सीधा काव्य हेतु में से ये, इसके अलावा कहीं से प्रश्न बनने के कोई चांस है ही नहीं है। यहीं से प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा? नैसर्गिक च प्रतिभा च्युतम च बहु निर्मलम। यहां से यहां तक दे सकता है एक लाइन,
एक पद दी, और आपको पूछेगा ये काव्य हेतु की परिभाषा किसने दी, तो आपका आंसर होना चाहिए दंडी ने। ठीक है। दूसरा, काव्यादर्श रचना किसकी है, तो दंडी की। किसकी है, दंडी की। ठीक है। अब इसको थोड़ी सी इसकी काव्य हेतु की परिभाषा देख लो। नैसर्गिक च प्रतिभा, नैसर्गिक च प्रतिभा, च्युतम च बहु निर्मलम, आनंदाश्च वियोगाश्य कारणम काव्यशमत। अब इसका भावार्थ थोड़ा सा देख लीजिए। जन्मजात प्रतिभा, नैसर्गिक, नैसर्गिक यानी जन्मजात, जन्म से प्राप्त हुई जन्मजात प्रतिभा, च्युत च बहु निर्मलम यानी अत्यधिक निर्मल शास्त्रों का ज्ञान, बहु निर्मलम यानी अत्यधिक निर्मल शास्त्रों का ज्ञान, नैसर्गिक च प्रतिभा यानी जन्मजात प्रतिभा, और च्युत च बहु निर्मलम यानी निर्मल शास्त्रों का ज्ञान तथा अत्यधिक अभ्यास, आनंदाचा अभ्यागस्या यानी अत्यधिक आनंद के द्वारा अभ्यास करना। भाई किसी चीज में आनंद आएगा तभी तो बार बार अभ्यास होगा। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको आनंद आ रहा है तो देखते जाओगे, पूरा देखोगे, नहीं तो उसको बीच में ही आप रोक दोगे। ठीक है। तो ये कह रहा आनंदाशा गोच्या कारणम काव्य संपद यानी जन्मजात प्रतिभा, अत्यधिक निर्मल शास्त्रों का ज्ञान तथा अत्यधिक अभ्यास ही काव्य रूपी संपत्ति, काव्य संपद, काव्य रूपी संपत्ति के कारण है। ये कारण है काव्य की। ठीक है। अब यहां से प्रश्न जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वो बनेगा कि आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श ग्रंथ में ये परिभाषा तो दे दी, किस किस को काव्य हेतु माना है। तो आप ध्यान रखना, प्रतिभा एक तो माना इन्होंने प्रतिभा, बामा ने केवल प्रतिभा माना था। ठीक है ना, इन्होंने माना प्रतिभा। दूसरा मैंने कहा बहु निर्मलम यानी शास्त्र ज्ञान या आनंद अभियोग। तीसरा आनंद अभियोग, शास्त्र ज्ञान, बहु निर्मलम यानी शास्त्र ज्ञान। दूसरा शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान। ठीक है। अब शास्त्र ज्ञान को अपन व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं। शास्त्र ज्ञान यानी व्युत्पत्ति यानी व्याकरण तत्वों का ज्ञान, वो व्युत्पत्ति के अंतर्गत आ सकता है। तो और तीसरा क्या कह रहे हैं, ये तीसरा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आनंद अभियोग। क्या कह रहे हैं, आनंद, ये अभी इसी परिभाषा है, आनंद अभियोग। अब आनंद अभियोग यानी किसी चीज को करने में आनंद कब आएगा, अभ्यास। अभ्यास कब होगा, जब वो चीज अपन को अत्यधिक अच्छी लगेगी तो बार बार अभ्यास करते जाएंगे अपन। ठीक है। तो ये हो गई मुख्य रूप से परिभाषा। ठीक है। परिभाषा से ये अब आपसे प्रश्न पूछेंगे आचार्य दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं, तो 3। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान को आप लिख सकते हो व्युत्पत्ति। ठीक है ना, ये व्युत्पत्ति है, लेकिन दोनों याद रखें, शास्त्र ज्ञान और व्युत्पत्ति। और तीसरा आनंद अभियोग, जिसे अपन अभ्यास भी कह सकते हैं। तो आचार्य दंडी ने तीनों काव्य हेतु माने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं है, 4-5 जहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं उन पाश्चात्य विद्वानों को मैंने लिया है, क्योंकि यहां से सीधे सीधे आपको पूछेगा नैसर्गिक च प्रतिभा, ये एक लाइन देगा, नैसर्गिक च प्रतिभा च्युत च बहु निर्मलम। ठीक है ना, ये काव्य हेतु की परिभाषा किसने दी है, सीधा सीधा आपसे पूछेगा तो आपको बताना है किसने दी है, आचार्य दंडी ने। दंडी का ग्रंथ का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है काव्य दर्श। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। अगला देखिए, अगला है आचार्य मम्मट। ठीक है। अब इनकी रचना का जरूर याद रखें, मैं साथ साथ ये भी करा रहा हूं, काव्य हेतु की ये परिभाषा दी है और मम्मट की परिभाषा भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है। तो मम्मट, भाई मम्मट से आप मरने के बाद में प्रकाश उत्पन्न होता है, तो इनकी रचना है काव्य प्रकाश। क्या है, रचना का नाम क्या है, काव्य प्रकाश। ये याद रखें आप, मम्मट की रचना का नाम क्या है, काव्य प्रकाश। ठीक है। मम्मट की काव्य पाश्चात्य विद्वान है प्रमुख। ठीक है। और इनकी रचना का नाम है काव्य प्रकाश। याद रखते हुए चले, कई बार पूछा जाता है काव्य शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है। और इन्होंने काव्य हेतु की जो परिभाषा देते हुए इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने क्या कह रहे हैं, शक्ति निपुणता। आप ये ध्यान रखें, बस एक लाइन या एक अक्षर याद करते, शक्ति निपुणता किसने दी थी, तो मम्मट ने। मरने के बाद में
शक्ति ज्यादा बढ़ जाती ही है। ठीक है, हर कोई कहता अरे यार आदमी बहुत अच्छा था, लेकिन जब तक जीवित है तब तक अच्छा नहीं है। जब मरने के बाद में सब कह देंगे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इनकी परिभाषा देख लीजिए, सीधी सीधी पूछी जाती है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य, लोक शास्त्र काव्यान्वेक्षणात्, ये सीधी सीधी आएगी लाइन, ध्यान रखना। ठीक है, आपको परीक्षा में मिल सकती है। ठीक है ना, काव्य हेतु की परिभाषा में शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यान्वेक्षणात्, ये लाइन आएगी। ये परिभाषा काव्य हेतु की किसने दी, तो शक्ति निपुणता मम्मट, याद रखना। ठीक है, मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतु स्तदुत भवे। ठीक है सर, ये क्या है, बिल्कुल अभी बता रहे आपको पहला तो ये ध्यान रखना है, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र परिभाषा किसने दी, काव्य हेतु की मम्मट। बस 2-3 याद कर ले आप। ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, काव्य हेतु कितना बता रहे हैं, बस यहां से प्रश्न बनेगा कौन कौन से। शक्ति निपुणता, यानी शक्ति निपुण किसमें होती है, किसमें होगी शक्ति, शक्ति का मतलब ही है प्रतिभा। तो पहला इन्होंने माना प्रतिभा, शक्ति निपुणता यानी प्रतिभा होगी तभी तो वो काव्य रचना कर सकता है। प्रतिभा जिसे शक्ति कहा है, क्या कहा है, शक्ति, याद रखें। ठीक है, शक्ति या प्रतिभा। दूसरा क्या है, निपुणता, लोक शास्त्र, ये शक्ति निपुणता क्या माना है, दूसरा निपुणता। निपुणता किसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, व्याकरणिक तत्वों का बार बार आप, यदि आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप निपुण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये निपुण काव्य हेतु में दूसरा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, व्युत्पत्ति, यहां बार बार मैं लिख रहा हूं, आप याद करते हुए चले। ठीक है, पहला कौन सा है, प्रतिभा। ठीक है, तीसरा कौन सा है, अभ्यास। ठीक है, अब देखो निपुणता, निपुणता यानी व्याकरणिक तत्वों का ज्ञान, तो ये इसके अंदर आ जाएगा व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति को भी इन्होंने काव्य हेतु का माना है। ठीक है, तीसरा और क्या माना है, निपुणता, शक्ति आ गया, निपुणता आ गया, लोक शास्त्र काव्य अवेक्षण, यानी लोक शास्त्र का अवेक्षण, लोक शास्त्र का, लोक शास्त्र का, लोक शास्त्र का अवेक्षण, यानी लोक शास्त्र का अवेक्षण, लोक शास्त्र का अवेक्षण माना तीसरा। और चौथा क्या माना, निरंतर अभ्यास। चौथा इन्होंने माना निरंतर अभ्यास, यानी इन्होंने 4 प्रकार से मम्मट ने निरंतर अभ्यास काव्य हेतु के बारे में बताया है। समझ में आ गया, पहले बार तो आपको यहां से पूछ लेगा, फिर अगर इसको पूछे क्या क्या माना है तो आपको बताना शक्ति, शक्ति प्रतिभा को कहा जाता है। ठीक है, फिर निपुणता, निपुणता यानी व्युत्पत्ति, फिर लोक शास्त्र का अवेक्षण, ये अलग है, और निरंतर अभ्यास यानी अभ्यास, जो अपने काव्य हेतु के तीनों आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला आचार्य वामन, इनकी भी परिभाषा कई बार सीधी सीधी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है आचार्य वामन, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा है आचार्य वामन पाश्चात्य विद्वान है, तो इनकी जो रचना है उनको जरूर आप एक बार देख ले। तो इनकी रचना का नाम क्या है, तो वही है भामा की केवल काव्य अलंकार है, और वामन की काव्य अलंकार के पीछे सूत्र वृत्ति लगा देना। क्या, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा काव्य अलंकार, ये तो भामा की है, लेकिन इनका काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है, ये इनकी पूरी रचना का नाम है। तो दोनों याद हो जाएगी, भामा की हो जाएगी काव्य अलंकार, और काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी है, वामन की रचना है। ठीक है, जिसके अंतर्गत इन्होंने काव्य हेतु का विवेचन करते हुए क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा में आ चुकी है और आने के पूरे पूरे चांस है। तो क्या है, कवित्व बीज, कवित्व बीज प्रतिभानम कवित्तस्य बीजम। तो देखो बार बार बीज, कवित्व बीजम, तो बीज, बी को वी करके वामन याद कर लेना। क्या याद कर लेना, वामन। बीजम वाली परिभाषा किसकी है, वामन की है। बस आप एक बार देखो अच्छी तरह से। ठीक है ना, पसीना खूब आ रहा है क्योंकि मेरे यहाँ एसी लगी हुई नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि एसी लग जाए, क्योंकि यदि मैं फैन चालू करता हूं
तो फैन की आवाज़ माइक के द्वारा आप तक पहुंच जाती है। फिर आप कहते हो सर मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं पसीना निकाल रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप भी शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि ज़्यादा सब्सक्राइबर आए अपने और अच्छा वीडियो चलता रहे। तो देखो आचार्य वामन, इनके ग्रंथ का नाम, रचना का नाम काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। अब इनकी परिभाषा काव्य हेतु की वो याद रखें। कवित्व बीज मैंने याद करने का आपको शॉर्ट ट्रिक बताया क्या, बीज, बीजम, तो ये वामन, इसमें से ब को व बना देना, ठीक है। तो ये वामन की कवित्तस्य बीजम प्रतिभानम कवित्तश्चम बीजम। अब क्या है, ये किस किस को मान रहे हैं, बस ये यहाँ से जो प्रश्न बनेगा उसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। प्रतिभा को कवित्व बीज रूप में स्वीकार कर उसे काव्य हेतु माना है। किसको माना है, आप देख रहे हो, प्रतिभा, केवल प्रतिभा को। कवित्तस्य बीजम प्रतिभा, कविता का बीज तत्व क्या है, प्रतिभा। तो इन्होंने भी केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। तो प्रतिभा को काव्य हेतु मानने वाले दो हो गए हैं। एक तो सबसे शुरू में जैसा कि मैंने बताया था भामत है, और दूसरा वो वामन, और दोनों के ग्रंथ का छोटा बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या माना है, प्रतिभा को बीजत्व रूप में स्वीकार कर उसे काव्य हेतु माना है। किसने, वामन ने। बस यहाँ से ये परिभाषा आप याद कर लेना। बिल्कुल आपको व्युत्पत्ति क्या है, व्युत्पत्ति के कितने भेद है आगे चलेंगे। मैं अभी काव्य हेतु की परिभाषा है जो परीक्षा में पूछी जाती वो ले रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरा काव्य हेतु आपको दोबारा देखने का काम नहीं, ठीक है। तो ये हो गई। आगे देखो, अगला देखो, अगला राजशेखर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। राजशेखर में से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राजशेखर की पुस्तक का नाम क्या है, रचना का नाम क्या है, तो काव्य मीमांसा। क्या नाम है, काव्य मीमांसा। ये जरूर याद रखें, कई बार पूछी जाती है। काव्य मीमांसा राजशेखर की। आचार्य पाश्चात्य अपने मनीषी हुए हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र पर बहुत अच्छा विवेचन किया है, ठीक है। पाश्चात्य अपन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें काव्य हेतु में अपने भारतीय मनुष्यों में से प्रश्न बनते हैं। तो आचार्य राजशेखर की रचना का नाम क्या है, काव्य मीमांसा, ठीक है। अब इन्होंने काव्य हेतु की परिभाषा देते हुए, काव्य हेतु का वर्णन करते हुए क्या कहा है, प्रतिभा। अब राजशेखर, राज कौन करता है, स्टार्टिंग में प्रतिभा होती है जिसको, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रम संवेतेशेष्य इति। अब ये क्या कह रहा है, प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों संवेत रूप से काव्य हेतु है, कुछ नहीं है, ऐसे ही मालूम पड़ रहा है, प्रतिभा और व्युत्पत्ति। तो इन्होंने प्रतिभा को भी माना है, और दूसरा इन्होंने क्या माना है, व्युत्पत्ति, प्रतिभा और व्युत्पत्ति। और मैंने कहा है काव्य हेतु कितने हैं, 3। कौन कौन से है, बार बार बता रहा हूं। प्रतिभा याद कर ले, यहीं पे हो जाएगा। दूसरा क्या है, व्युत्पत्ति, ठीक है। और तीसरी क्या है, अभ्यास। ये मुख्य रूप से 3 काव्य हेतु है। लेकिन जो सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया गया था किसका हुआ था, अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में काव्य हेतु कितने माने थे, काव्य हेतु अग्नि पुराण में भी 3 माने थे, लेकिन अग्नि पुराण में प्रतिभा, दूसरा माना था वेद ज्ञान, और तीसरा माना था लोक व्यवहार, ठीक है। और यहाँ पर राजशेखर जी अपनी काव्य मीमांसा रचना में काव्य हेतु पर विवेचन करते हुए प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को संवेत रूप से, या संवेतेशेष्य इति, यानी संवेत रूप से दोनों को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार करते आगे बढ़ते। बस ये ध्यान रखना, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते से याद रखना, संवेत रूप में किसने कहा था, तो राजशेखर, याद रखना, ठीक है ना। और राजशेखर की पुस्तक का क्या नाम है, रचना का, तो वो आप ध्यान रखना, काव्य मीमांसा। बस यहां से प्रश्न बनेगा, इसके आगे आपको कहीं से प्रश्न नहीं बनेगा। आगे बढ़ता, अगला देखो, अगला देखिए, अगला केशव भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है। भूषण बिनन विराजती कविता वनिता मित, ठीक है ना। तो इसमें विभूषण जरूर आएगा, ठीक है ना। विभूषण आ गया, कविता वनिता मित,
जैसा कि केशव ने व्याख्या की थी। तो यहाँ पर केशव की इनकी काव्य हेतु पर चर्चा करने से पहले इनका ध्यान, मैं हर बार कह रहा हूं आपको, पुस्तक जरूर यहाँ से याद कर ले, ताकि काव्य शास्त्र के और टॉपिक में अपन को इनकी पुस्तकें अगर पूछ ली जाए तो वो अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो केशव मिश्र, इनकी रचना कुछ नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने जो परिभाषा दी है काव्य हेतु की, उन्होंने प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषण, ये क्या कह रहे हैं, प्रतिभा और व्युत्पत्ति, प्रतिभा काव्य का क्या कारण है और व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है। प्रतिभा क्या है, काव्य का, तस्य कारणम व्युत्पत्ति, प्रतिभा क्या है, प्रतिभा है, ये कह रहे हैं प्रतिभा काव्य का क्या है, कारण है, कारण है, ठीक है। और दूसरा ये व्युत्पत्ति को मानते हैं, व्युत्पत्ति के बारे में बताते हो, क्या कह रहे हैं, व्युत्पत्ति के बारे में कह रहे हैं, व्युत्पत्ति उसका क्या है, विभूषण, विभूषण करती है, अलंकृत करती है, ठीक है। तो केशव जी कह रहे हैं प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, ये याद रखना, सीधी सीधी यहाँ से ये पूछी जा सकती है। तो इन्होंने भी दो मानी है, प्रतिभा और व्युत्पत्ति को। आगे बढ़ते हैं, इनकी रचना नहीं है भाई, आगे देखते हैं, ठीक है। पंडित जगन्नाथ, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, यहां से जरूर बन सकता है, ठीक है ना। तो पंडित जगन्नाथ की जो रचना है वो जरूर आ सकती परीक्षा में, केशव की इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, पंडित जगन्नाथ की इंपोर्टेंट, कई बार सीधी सीधी काव्य हेतु में पूछी जा सकती है, तो वो आप ध्यान रखना। तो क्या है, रस गंगाधर, इंपोर्टेंट है, रस गंगाधर, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की रचना है, जिसके अंतर्गत इन्होंने काव्य हेतु पर चर्चा करते हुए, ठीक है, काव्य हेतु की परिभाषा देते हुए इन्होंने क्या कहा है, तो देखो, तस्य च कारणम कविगता केवल प्रतिभा, तो ये भी किसे मान रहे हैं, प्रतिभा काव्य का कारण है और व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है, ये था केशव का। और इसमें जगन्नाथ कह रहे हैं केवल प्रतिभा ही काव्य का मुख्य कारण है, तो ये कह रहे हैं प्रतिभा, केवल प्रतिभा, प्रतिभा ही काव्य का, तस्य च कारणम कविगता केवल प्रतिभा, यानी केवल प्रतिभा ही काव्य का मुख्य कारण है। बस ये याद रखना, एक तो इसकी परिभाषा जगन्नाथ की, तस्य च कारणम कविगता केवल, केवलम प्रतिभा, यानी केवल प्रतिभा ही काव्य का प्रमुख कारण है। समझ में आ गया यहाँ तक? दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी या एमए या बीए हिंदी साहित्य के साथ हो आप, तो मैं सारे वीडियो डालने वाला हूं और शानदार ढंग से शॉर्ट ट्रिक से जहां से प्रश्न बन सकते हैं और आपको मिलेंगे 101% ये प्रश्न मिलेंगे। अब मैं आपको बार बार सब्सक्राइब का इसलिए कहता हूं क्योंकि YouTube पर लाखों करोड़ों वीडियो डाले हुए हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन को ऑन कर दोगे, दबा दोगे, ठीक है ना, घंटे को बजा दोगे, तो क्या होगा, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे प्राप्त हो जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। नहीं तो मेरे चैनल को ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि अपन अभी संघर्षशील है, संघर्ष कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करें, एक दो और लेंगे, फिर आपको प्रतिभा के बारे में बताएंगे क्या है, कितनी होती है, ठीक है, अभ्यास क्या होता है, व्युत्पत्ति क्या है, अभ्यास क्या है, बिल्कुल शानदार ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आचार्य हेमचंद, आचार्य हेमचंद भी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी कई बार पूछी जाती है हर प्रतियोगिता परीक्षा में या एमए बीए में ये जरूर आती है। नव नवो में शालिनी प्रज्ञा, नित नवीन, नित नवीन क्या, नित नवीन प्रतिभा, रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा, वो क्या कहलाती है, प्रतिभा, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेमचंद की रचना जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखना, शब्द अनुशासन, कौन सी है, शब्द अनुशासन इनकी रचना है, जिसके अंतर्गत इन्होंने काव्य हेतु के बारे में बताए हुए। अपन काव्य हेतु पर चर्चा कर रहे हैं और मूल रूप से काव्य हेतु 3 माने गए हैं,
ध्यान रखना, प्रतिभा बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, और तीसरा है, और वो तीसरा कौन सा है, वो हो जाएगा आपका अभ्यास। बिल्कुल अभ्यास तीसरा काव्य हेतु हो जाएगा। यहां से आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाए तो वो ठीक है। यानी काव्य की उत्पत्ति का कारण काव्य हेतु है, और काव्य हेतु 3 प्रकार के कौन कौन से हैं तो आपको मालूम ही होगा। कौन कौन से बताइए? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आचार्य हेमचंद, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लगा दिया है। इनके ग्रंथ का नाम है शब्दानुशासन, और इसके अंतर्गत ये क्या कह रहे हैं? प्रतिभाशीय हेतु, यानी प्रतिभाशीय हेतु प्रतिभा, प्रतिभा कैसी है? नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा, नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा। अब आप कहोगे नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा क्या है? यानी नित नवीन प्रतिभा काव्य का हेतु है। ये कह रहे प्रतिभाशीय हेतु, प्रतिभाशीय हेतु प्रतिभा, यानी प्रतिभा काव्य का क्या है? हेतु है, तथा नित नवीन, नव नव, ये जरूर याद करें भाई, नित नवीन, ये कई बार पूछा जाता है। नवीन, नित नवीन रस अनुकूल, नव नवोन्मेषशालिनी, यानी नित नवीन रसानुकूल, नित नवीन रसानुकूल क्या? ये इंपॉर्टेंट, नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा वाला बता रहा हूं मैं। नित नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली, विचार उत्पन्न करने वाली क्या? पीछे लगा हुआ है, अच्छी तरह से देखो, क्या? प्रज्ञा, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। प्रज्ञा, प्रज्ञा किसे कहा जाएगा? बुद्धि को। ये याद रखे। तो देखो क्या हो गया, यानी प्रतिभा क्या है? काव्य का हेतु है। क्यों है हेतु? क्योंकि ये नित नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली बुद्धि है। नित नवीन विचार उत्पन्न करने वाली बुद्धि है प्रतिभा, काव्य का प्रमुख हेतु भी है। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिभा होगी तो कवि किसी भी विषय में काव्य पाठ कर सकता है, काव्य की रचना कर सकता है। तो प्रतिभा काव्य का हेतु है, तथा नित नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा, वो बुद्धि, वो क्या है? प्रतिभा कहलाती है। बुद्धि क्या कहलाती है? प्रतिभा। प्रतिभाशीय हेतु प्रतिभा, प्रतिभा क्या है? प्रतिभा है नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा, यानी नित नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा या बुद्धि, उसे प्रतिभा कहा जाता है। ये हेमचंद जी कह रहे हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% परीक्षा में आने के चांस है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन चलते हैं, आप जो सोच रहे थे वो काव्य हेतु मैंने बताए थे 3, ठीक है? 3 काव्य हेतु बन रहे थे, उसके अंतर्गत पहला प्रतिभा। अब प्रतिभा किसे कहते हैं आप देख लीजिए। अपन ने अभी तक काव्य हेतु की परिभाषा ली थी, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको जो तीनों काव्य हेतु है उनको अच्छी तरह से बताने वाला हूं। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला जो काव्य हेतु है वो है प्रतिभा। प्रतिभा किसे कहते हैं? कुछ नहीं है, किसी व्यक्ति को काव्य रचना करने में समर्थ बनाने वाली शक्ति को प्रतिभा कहा जाता है। यानी ऐसी शक्ति जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बना देती है, ताकतवर बना देती है, उसे प्रतिभा कहा जाता है। अब जैसे मेरे में जो प्रतिभा है, मैं आपके सामने प्रदर्शन कर रहा हूं, आपको काव्य को अच्छी तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, तो वही है प्रतिभा। किसी व्यक्ति को काव्य रचना करने में समर्थ बनाने वाली जो शक्ति है उसे प्रतिभा कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या है प्रतिभा? कुछ नहीं है, काव्य रचना करने में समर्थ बनाने वाली शक्ति। काव्य रचना करने में जो समर्थ बनाती है, ऐसी शक्ति को क्या कहा जाता है? प्रतिभा कहा जाता है। यहां से अगर प्रश्न बने प्रतिभा किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। प्रतिभा काव्य का मूल और प्रमुख हेतु है। ध्यान रखना, प्रतिभा क्या है? ये प्रतिभा के बारे में अपन डिटेल में समझ रहे। प्रतिभा क्या है? प्रतिभा काव्य का मूल एवं प्रमुख हेतु है। ध्यान रखना, ठीक है? अगर परिभाषा के बाद में 2-3 पॉइंट पूछ लिया जाए तो आप बता लेना, ठीक है? प्रतिभा काव्य का मूल एवं प्रमुख हेतु है। प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त होती है,
ईश्वर प्रदत्त शक्ति है प्रतिभा। किसी के अंतर्गत जो प्रतिभा होती है वो भगवान के द्वारा दी हुई प्रतिभा होती है, ठीक है, उसे अर्जित नहीं किया जा सकता। वो काव्य पाठ कर सकता है, नहीं तो हर कोई काव्य पाठ कर ले, ठीक है। तो ये है प्रतिभा क्या है, ईश्वर प्रदत्त है, ध्यान रखना। कई बार अवसद में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निम्न में से प्रतिभा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना प्रतिभा काव्य का मूल एवं प्रमुख हेतु है। प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। और दूसरा प्रतिभा जो हेमचंद जी बता रहे थे शब्द अनुशासन में, नव नवों में शालिनी प्रज्ञा, यानी नित्य नवीन रसानुकूल विचार करने वाली विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा या बुद्धि है, वो प्रतिभा है। ये जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट। प्रतिभा नव नवों में शालिनी प्रज्ञा है, यानी नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा या बुद्धि, वो क्या है, प्रतिभा है। ये याद रखें आप, बस यहां ये याद है तो आपको प्रतिभा काव्य हेतु का पहला काव्य हेतु प्रतिभा अच्छी तरह से ध्यान में समझ में आ गया। यहां से प्रतिभा किसे कहते हैं, 2-3 पॉइंट में और समझा दिया। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो मुख्य रूप से प्रतिभा के भेद, यानी काव्य हेतु में पहला काव्य हेतु जो प्रतिभा, उसे 2 भागों में बांटा गया। ये जरूर आप याद रखें। एक है कार्यति प्रतिभा, याद रखें, और ये किसने बांटा है, यहां से अगर प्रश्न पूछे राजशेखर ने पाश्चात्य विद्वान आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए। कितने भेद किए हैं, 2 भेद किए हैं। एक का उन्होंने कार्यति प्रतिभा और दूसरा का है भाविति प्रतिभा। अब इनको अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि कार्यति प्रतिभा क्या होती है और भाविति प्रतिभा क्या होती है। पहले तो ध्यान रखना प्रतिभा के भेद किसने किए हैं, तो राजशेखर ने किया है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न कितने माने हैं, तो 2 भेद माने हैं। अब कौन कौन से माने हैं, तो याद रखना, एक कार्यति प्रतिभा और दूसरा भाविति प्रतिभा। अब कार्यति प्रतिभा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना ये जन्मजात होती है। ये क्या होती है, जन्मजात, बस इतना याद रख लेना, जन्मजात होती है। कार्यति प्रतिभा जो होती है वो जन्मजात होती है, इसे आप जरूर याद रखें। कार्यति प्रतिभा क्या होती है, जन्मजात होती है। और इसका संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध कवि से होता है। इसका संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध है जो कवि से होता है। किससे होता है, कवि से होता है इसका संबंध कार्यति प्रतिभा का, ठीक है। यहां से ये प्रश्न बनने के चांस है। कार्यति प्रतिभा किसे कहते हैं, कार्यति प्रतिभा जन्मजात होती है, जो किसी काव्य को करने की बुद्धि प्राप्त होती है और ये कवि से संबंधित है। किससे संबंधित है, कवि से। दूसरा है भाविति प्रतिभा। तो भाविति प्रतिभा क्या है, तो ये कवि से संबंधित है, तो भाविति किससे हो जाएगी, पाठक से संबंधित है। ये किससे है, पाठक से, पढ़ने वाले से। ये हो जाएगी पाठक से संबंधित है, ये ध्यान रखें। इसका संबंध भाविति का किससे संबंध है, पाठक से है, ठीक है। पाठक जिस शक्ति से या जिस प्रतिभा से किसी कविता को समझता है वो भाविति प्रतिभा, यानी कवि ने जो काव्य पाठ कर दिया उसके भाव को समझना। भाव को कौन समझेगा, पाठक, और वो उस भाव को जिस शक्ति से समझेगा उस शक्ति को क्या कहा जाएगा, प्रतिभा कहा जाएगा। समझ में क्या, ठीक है। ये हो गया प्रतिभा का। अब अपन आगे देखते हैं व्युत्पत्ति को देख लेते हैं। तो देखो प्रतिभा का हो गया, आगे चलते हैं अपन व्युत्पत्ति। लेकिन एक प्रतिभा के बारे में 1-2 परिभाषा प्रतिभा की देख लो, मुझे याद आ रही है और वहां से प्रश्न कई बार बनता है, 100% बनता है। वो क्या है, एक तो अभिनव गुप्त की और एक देख लेते हैं। प्रतिभा की जो परिभाषा है अपन ने देख ली, प्रतिभा 2 है। कौन कौन से है, तो ये याद रखें आप। एक तो है कार्यति प्रतिभा, क्या है, कार्यति प्रतिभा, ठीक है। दूसरी कौन सी है, दूसरी है भाविति प्रतिभा। ये तो हो गए प्रतिभा के भेद। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भेद दोनों किसने माने हैं, तो राजशेखर, आचार्य राजशेखर ने, ठीक है ना। अब राजशेखर की रचना का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। राजशेखर की रचना कौन सी है, तो आप ध्यान रखना काव्य मीमांसा। कौन सी है,
काव्य मीमांसा जो रचना है वो राजशेखर की है और उन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए, कार्यति प्रतिभा और भावेति प्रतिभा। ठीक है, अब इनकी परिभाषा किसने दी है तो दो तीन है, एक दो लिख देते हैं। ठीक है, एक तो अपने जो हेमचंद जी है, हेमचंद जी, हेमचंद आचार्य हेमचंद्र, जिनकी रचना का नाम आपको मालूम है शब्दानुशासन। क्या है? शब्दानुशासन। इनकी रचना का नाम क्या है? शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, ये याद रखें हेमचंद की। ठीक है, इन्होंने प्रतिभा की विशेषता बताते हुए प्रतिभा को क्या कहा है, परिभाषा देते हुए वही अभी जो मैंने बताया था, क्या कहा है प्रतिभा को? नव नवों में शालिनी प्रज्ञा। तो ये याद रखें, प्रतिभा को नव नवों में शालिनी, नवों में शालिनी प्रज्ञा, ये किसने कहा? हेमचंद जी ने। ये याद रखें, यानी नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा या बुद्धि ही प्रतिभा है। ये प्रतिभा के बारे में बताते हुए किसने बताया? हेमचंद जी ने। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, वो आप ध्यान रखें, प्रतिभा की परिभाषा में कई बार पूछ लिया जाता है और वो आपसे पूछा जा सकता है अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त प्रतिभा के बारे में बताते हो क्या क्या कहते हैं? प्रतिभा अभूतपूर्व निर्माण क्षमा प्रज्ञा। तो थोड़ा सा लिख दीजिए, प्रतिभा अभिनव गुप्त, आप लिखिए पहला, अभिनव गुप्त ने भी प्रतिभा के बारे में अच्छा बताया है, वो कई बार पूछा जा सकता है। अब उन्होंने प्रतिभा के बारे में बताते हो क्या कहा है? प्रतिभा अपूर्व वस्तु। प्रतिभा क्या है? ये कह रहे हैं प्रतिभा अपूर्व वस्तु, इतना सा याद रख ले, निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। प्रतिभा क्या है? अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ये अभिनव गुप्त कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? प्रतिभा है प्रज्ञा का वह रूप है, प्रतिभा प्रज्ञा का वह, बुद्धि का वह रूप है जो अपूर्व सृष्टि की क्षमता रखती है। अपूर्व वस्तु यानी अपूर्व सृष्टि की क्षमता रहती है, वो प्रतिभा है। एक और जो इंपॉर्टेंट है मम्मट का, वो भी आप याद रखें। प्रतिभा के बारे में मम्मट ने भी अच्छा बताया है, तो वो क्या बताया मम्मट का थोड़ा सा देख लीजिए। मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश है, आपको ध्यान है। तो मम्मट कह रहे प्रतिभा को शक्ति कहते हुए बीज तत्व, शक्ति कहते हुए इसे काव्य के बीज रूप में स्वीकार किया है। प्रतिभा को क्या माना है? काव्य के बीज रूप में माना है। प्रतिभा को क्या माना है? काव्य का बीज रूप। बस ये याद रखिए, काव्य का बीज रूप माना। ये किसने माना है? तो याद रखना मम्मट ने। अभिनव गुप्त ने क्या माना है? प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ठीक है, और हेमचंद्र का नव में शालिनी प्रज्ञा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा अपन ले लेते हैं व्युत्पत्ति। दूसरा है व्युत्पत्ति, इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा देख लेते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? व्युत्पत्ति यानी व्याकरणिक होता है। देखो, किसी शब्द की रचना का ज्ञान, यानी वो शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, व्याकरणिक तत्वों का ज्ञान, तो वो क्या कहलाता है? व्युत्पत्ति कहलाता है। किसी शब्द की रचना का ज्ञान व्युत्पत्ति कहलाता है। बिल्कुल सीधा सा है, व्युत्पत्ति में कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन व्युत्पत्ति भी ध्यान रखना, व्युत्पत्ति भी दो प्रकार की होती है, ध्यान रखना। वो कौन कौन सी होती है? एक होती शास्त्रीय व्युत्पत्ति और एक होती लौकिक। दोनों को मैं अच्छी तरह से अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, किसी शब्द की रचना का ज्ञान क्या कहलाता है? व्युत्पत्ति कहलाता है। रचना का ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों का जहाँ ज्ञान होता है वो व्युत्पत्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो आगे, ये तो हो गया व्युत्पत्ति कहलाता है। लेकिन काव्य हेतु प्रसंग में व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होगा? निपुणता, यानी निपुणता, व्याकरण का बहुत ही अच्छा ज्ञान, निपुण होने चाहिए आप। ठीक है, पांडित्य होना चाहिए आपको। ठीक है, अथवा विद्वता। तो आप अच्छी तरह से इसको एक बार वापस देख ले। व्युत्पत्ति क्या है? किसी शब्द की रचना का ज्ञान हालांकि व्युत्पत्ति कहलाता है, लेकिन काव्य हेतु प्रसंग में, मैं अच्छी तरह से बता रहा हूं,
काव्य हेतु प्रसंग में व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होगा, तो आप ये ध्यान रखना, निपुणता होगा, पांडित्य होगा या विद्वता होगा, यह है व्युत्पत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्युत्पत्ति के भेद देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखो जो अपना दूसरा है काव्य हेतु वो व्युत्पत्ति है। तो व्युत्पत्ति के भेद देखो, व्युत्पत्ति के दो भेद माने हैं, दो प्रकार की मानी गई है, दो प्रकार की व्युत्पत्ति मानी गई है। कौन कौन सी, एक है शास्त्रीय व्युत्पत्ति, नाम से ही मालूम पड़ रहा है। शास्त्रीय व्युत्पत्ति यानी क्या, शास्त्रों के अध्ययन एवं अनुशीलन से प्राप्त होती है। तो थोड़ा सा लिख दीजिए, शास्त्रों के अध्ययन एवं अनुशीलन से प्राप्त, उसे कहा जाएगा शास्त्रीय व्युत्पत्ति। शास्त्रों के अध्ययन एवं अनुशीलन से जो प्राप्त होती है उसे शास्त्रीय व्युत्पत्ति कहते हैं। और लौकिक क्या, लोक के निरीक्षण से प्राप्त, लोक यानी संसार, लोक जिसे अपन संसार कह सकते हैं, संसार के निरीक्षण से, बस यहां से आपको प्रश्न बन जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। आपसे सीधा पूछेगा व्युत्पत्ति किसे कहते हैं, तो व्युत्पत्ति आप ध्यान रखना, व्युत्पत्ति किसे कहते हैं, शास्त्रों के अध्ययन एवं अनुशीलन से जो प्राप्त होती है वो शास्त्रीय व्युत्पत्ति है। और लोक के निरीक्षण से जो प्राप्त होती है वो लौकिक होती है। ठीक है, और व्युत्पत्ति क्या है, निपुणता, पांडित्य, निपुणता, पांडित्य या विद्वता है, उसे व्युत्पत्ति कहा जाता है। ठीक है, व्युत्पत्ति दो प्रकार की है, शास्त्रीय व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन एवं अनुशीलन से जो प्राप्त होगी, और लौकिक व्युत्पत्ति यानी लोक या संसार के निरीक्षण से जो प्राप्त होगी वो होगी लौकिक व्युत्पत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला अभ्यास देख लीजिए। तीसरा अपना काव्य हेतु, तीसरा काव्य हेतु क्या है, अभ्यास। अब अभ्यास क्या है, अभ्यास में ज्यादा कुछ बताने का काम नहीं, मैंने अभी तक जो वीडियो बनाया है और आपको बताया है, आप उसे बार बार लिखेंगे, याद करेंगे तो मेरी तरह आप भी हो जाएंगे, काव्य हेतु बहुत ही शानदार आपका हो जाएगा। बस वही अभ्यास है, किसी कार्य का बार बार दोहराव, किसी कार्य का बार बार दोहराव करना अभ्यास कहलाता है, कुछ नहीं अभ्यास के अंतर्गत। अभ्यास क्या है, किसी कार्य का बार बार करना, दोहराव करना अभ्यास कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रमुख रूप से प्रश्न बनने के चांस है वो देख लीजिए। आचार्य दंडी से बन सकता है। आचार्य दंडी ने अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना। अब प्रश्न ये बढ़ेगा, ऐसे कौन से पाश्चात्य विद्वान थे जिन्होंने केवल अभ्यास को ही काव्य का प्रमुख हेतु माना, और उन्होंने कहा प्रतिभा व्युत्पत्ति की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल यदि व्यक्ति अभ्यास कर ले तो वो काव्य को लिख सकता है। लेकिन मैं भी इसे गलत मानता हूं, और बाद के जो मनीषी थे उन्होंने भी दंडी के इस कथन को गलत माना है। लेकिन दंडी ने कह दिया कि केवल अभ्यास ही काव्य का प्रमुख हेतु है, अभ्यास द्वारा आप काव्य लिख सकते हैं, लेकिन प्रतिभा जरूरी है, व्युत्पत्ति जरूरी है। आपको प्रतिभा यानी जन्मजात आपकी प्रतिभा होनी चाहिए। व्युत्पत्ति यानी व्याकरणिक तत्वों का, काव्य शास्त्र का, रस छंद अलंकार का आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यदि आप अभ्यास करोगे तो अच्छी तरह से काव्य लिख पाओगे। देखो किसी कवि ने ठीक ही कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट कर बताएं। ठीक है, हालांकि कुछ असुविधा मुझे पढ़ाते हुए हो रही है, क्योंकि पंखा या फैन चालू करते हो उसकी नॉइस कैच कर लेता है। ठीक है ना, तो वीडियो प्रॉपर आपको नहीं मिल पाता, इसीलिए मैं पसीने में सरोवर हो रहा हूं। लेकिन आप भी हो जाइए मेरे लिए और मेहनत कीजिए। ठीक है, और सफलता अर्जित कीजिए। यदि आप सफल हो गए तो मेरी पसीने की एक एक बूंद आपके लिए काम आ गई, इससे ज्यादा सौभाग्य मेरा क्या होगा। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।